स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। 3 क्लास तो हो चुके हैं। जो क्लास हम दे रहे हैं वो आप लोग अच्छा से पढ़ रहे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ना है। तो हम डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हम लोग टॉपिक थे, इसके पीछे वाला टॉपिक आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। क्लास खुलने के बाद हम सारा चीज़ सुनेंगे, ठीक है। नोट्स भी चाहेंगे तो बना सकते हैं। ऐसे तो नोट्स बनाए हुए हैं, पढ़ाया हुआ चीज़ था। कुछ स्टूडेंट की मांग थी कि बिगिनिंग से सर क्लास दिया जाए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से क्लास दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट हमसे बोले भी थे कि सर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो नहीं पढ़े थे, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से क्लास दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 क्लास में आप लोग वहाँ तक आ जाएंगे जहाँ तक आप लोग भी पढ़े थे। इसलिए टेंशन नहीं लो, सब पढ़ाई करो बढ़िया से। तो हम लोग बाबू डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे। डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब हमने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 2 मिनट सुन लो सब। डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या है? हमने बोला था कि किसी भी कंडक्टर पे, कंडक्टर के माने तो मालूम होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब कंडक्टर में आते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली चार्ज का आना ही कहलाता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। जैसे कि मान लिया जाए लोहा की कलम है या किसी स्टील की कलम है या कोई कॉपर्स की कलम है, इसको ले जाके हम पिन में डाल के स्विच को ऑन करेंगे तो इसके हर पॉइंट पे चार्ज आ जाएगा और इक्वल आएगा। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज आएंगे क्योंकि ये पिन के करीब है और यहाँ पे चार्ज कम आएंगे क्योंकि ये पिन से दूर है। ऐसा नहीं होता है, हर पॉइंट पे इक्वल चार्ज आता है। यही कहलाता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किसी भी कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना कहलाता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज के 3 प्रकार होते हैं, 2 हम बताए थे, फिर से रिवीजन डाल देता हूँ। पहला हम लोग देखे थे बाबू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमने डिफिनेशन दिया था, द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप लोग वीडियो के पॉज करके डिफिनेशन लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी पे नोट्स भी कर लेंगे और यदि नोट्स दिए होंगे पहले से तो और अच्छा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे और मैंने बताया था बाबू कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बात दिमाग में आप नोट्स रखेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जब भी होंगी, एक पतला वायर की यहाँ बात हो रही होगी, मोटा वायर की बात यहाँ नहीं हो रहा। पतला एकदम महीन सा वायर, पतला वायर, ऐसा वायर लेना है जिसमें सिर्फ लेंथ हो, एरिया और वॉल्यूम्स ना हो, ठीक है। तो एकदम पतला वायर को ले जाके पिन में डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे, उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम्स, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लोग हम लिख चुके थे, ATL इनवर्स। और इस पे बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए मैंने बोला था, मैं सीट जो दिया था उसमें क्वेश्चन पड़ा होगा, उससे बना लेंगे, या आप कोई न्यूमेरिकल इन फिजिक्स ले लेंगे एम करीम या SC वर्मा, उससे आप लोग बना लेंगे। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन देके भेजूंगा एक वीडियो बनाकर, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड बाबू पढ़ रहे थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग बाबू सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। मैंने बोला था 6 को सुला दो, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है और इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। मैथ वाला सिग्मा नहीं है, फिजिक्स वाला ये सिग्मा है, ठीक ना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने डिफिनेशन क्या दिया था बाबू, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब कि हर पॉइंट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सही है। अर्थात हम कह सकते हैं बाबू कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका भी आप ऐसा यूनिट लिख सकते हो, चार्ज का तो ऐसा यूनिट मालूम है कूलम्स, और एरिया का तो सब कोई को मालूम है कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला यदि इसका आपको लिखना होगा तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना AT, और मीटर स्क्वायर, मीटर किस चीज को नापता है, लेंथ को नापता है, तो L का स्क्वायर लिख दो। AT हो गया, L के माथा पे +2 है, ऊपर फेंकेंगे तो ATL-2 हो जाएगा। तो ये था बाबू हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पे न्यूमेरिकल भी हम बताए थे, आप थर्ड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है ना। अब आज हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू डेंसिटी ऑफ चार्ज का तीसरा पॉइंट्स, जो कि लास्ट पॉइंट्स है। तो हेडिंग आपका बोर्ड पे देख रहे हो, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी। क्यूबिक चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रो से। ये रो कहलाता है, देखो थोड़ा P टाइप के दिखता है, रो। P पूरा ऐसे होता है, रो ऐसे होता है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहे होगा, ठीक है ना। तो रो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ओके।
ये क्यूबिक चार्ज डेंसिटी, इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। अब तुम लोग को माथा में ये दिमाग में आना चाहिए था कि लिनियर की बात हो रही थी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही थी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है तो दिमाग में डाल दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात डेफिनेशन क्या लिखोगे बाबू, द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज क्या, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैसे मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूं, देख लेते। द चार्ज यूनिफॉर्मली लिखना, केवल चार्ज मत लिखना, द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेट इज हम कह सकते हैं बच्चा, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी को तो मालूम है, रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम्स। अब आपको मालूम होनी चाहिए, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्फेरिकल सेल पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, सही बोले हो। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए बाबू कि हेयर मान लिया जाए कि चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज हम कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं बाबू, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 नंबर है कांस्टेंट, पाई 22/7 नंबर है कांस्टेंट, रेडियस तो बदल सकता है, छोटा स्फीयर ले रहे हैं कि बड़ा स्फीयर ले रहे हैं, रेडियस तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू कि रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब। अब तो क्लियर हो गया बाबू कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो तो बाबू हमने क्या बोला कि चार्ज को मान लिया जाए कांस्टेंट है ना, 4/3 नंबर है तो कांस्टेंट ही होंगे, ठीक है ना बच्चा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, कांस्टेंट है, अर्थात हम कह सकते हैं कोई डेंसिटी ऑफ चार्ज होगा रेडियस के क्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात दैट इज हम क्या कर सकते हैं बाबू कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां से मैं एक रिलेशन बना सकता हूं क्या बाबू, ρ1/ρ2 इक्वल टू क्या, R2/R1 का होल क्यूब। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल दे रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर सकते हो। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉडी जिस पे 10 कूलम्स की चार्ज है, जब उसका रेडियस 2 मीटर है, अब क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि रेडियस को उसको हम डबल कर दे रहे हैं, रेडियस इनिशियली 2 मीटर दिया है, अब रेडियस को हम डबल कर रहे हैं, आज जब हमने रेडियस 4 मीटर कर दिया तो इस स्फीयर पे डेंसिटी ऑफ चार्ज कितने होंगे। क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं, या चाहे अनदर क्वेश्चन एक और बनाया जा सकता है कि दो सॉलिड स्फीयर है, एक का रेडियस 4 मीटर है, एक का रेडियस 8 मीटर है, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि 10 कूलम पर मीटर की हो, तो बताइए अनदर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम तो ऐसे क्वेश्चन शीट में दिए भी हैं, आप लोग सीट को देख सकते हैं, आप लोग उससे बना भी सकते हैं, शायद बनाए भी होंगे, वैसा आशा मैं करता हूँ। बाकी नहीं यदि सीट में होंगे तो आप इस बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए न्यूमेरिकल इन फिजिक्स का यूज करेंगे। इनकरेंस की बुक्स आती है, बहुत अच्छा वो बेसिक देते हैं, उससे आप लोग उठा के क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना। उससे भी ज़्यादा दिक्कत होंगे तो कोचिंग आए, क्लास अब तो 4-5 दिन में स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चन आप लोग से मैं बनवा दूंगा, चाहे एक अलग सेपरेट में क्लास क्वेश्चन का दे दूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे यदि नीड होगा कि हमको न्यूमेरिकल का क्लास एक दिन दिया जाए, तो मैं एकदम भरपूर एक क्लास पूरा आपको न्यूमेरिकल दे दूंगा, 1 घंटा की वीडियो दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा था डेंसिटी ऑफ चार्ज जो कि एंड हुआ, ठीक है। तो बाबू हम लोग चार्ज पढ़ लिए, डेंसिटी ऑफ चार्ज भी पढ़ लिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोग के पास है, मैं आज बोल रहा हूँ, कमेंट में आंसर देना। सबसे पहले हमसे आंसर बताओ, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थर्ड क्वेश्चन, which said charge is of 2 types. Fourth question, what's its CGS unit of charge. Next questions, 1 coulombs कितने स्टेट कूलम्स के इक्वल होते हैं, 1 coulombs equal to how many state coulombs. Next questions, the biggest unit of charge. Next questions, charge can be at heavy body or lighter body. Next question, क्या चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, यदि है तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। आप
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद आप हमें बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज 3 होते हैं। एक को हम कहेंगे लिनियर चार्ज डेंसिटी, एक को कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक को कहेंगे क्यूबिक चार्ज डेंसिटी। आप हमें बताएंगे कि लिनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसको मैं समझूंगा कि सही रूप से अच्छा सा वीडियो देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है। एक अल्फा पार्टिकल्स, क्वेश्चन अच्छा से सुनेंगे, एक अल्फा पार्टिकल एक सर्कुलर पथ में रोटेट कर रहा है तो हमें क्या प्रोड्यूस देगा। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इतना क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, बहुत खुशी मिलेगी। नहीं बताइएगा तो भी खुशी मिलेगी। मैं इतना बोल रहा हूँ आपके लिए, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारा नाम होगा, आगे का तो रास्ता आप ही का बेटर होगा। ठीक है, तो हम बाबू अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि आप बोर्ड पे देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है बाबू वो है वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। एक बॉडी को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो इसका मैं डिफिनेशन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, इसका डिफिनेशन मैं आपको स्लोली बोल देता हूँ। आप कॉपी और कलम लेके बैठे वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जल्दी से क्लास आपका थोड़ा निकल जाएगा, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप तो बुर्बक हो नहीं, 10+2 के स्टूडेंट हो। इसके बाद तो लड़का IIT करता है, मेडिकल्स में जाता है, FCAT करता है, बड़े बड़े आपको डिफेंस लाइन में जाते हैं। तो आप तो इतना कम माइंड के वो नहीं, लिख नहीं पाओगे, तो आप कॉपी कलम उठा के लिख सकते हो। तो हम वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी के बारे में बता रहा हूँ बाबू। एक न्यूट्रल बॉडी को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो एक न्यूट्रल बॉडी को हम 3 वे से चार्ज कर सकते हैं। कितने वे से, बढ़िया से बात सुनना, 3 वे से। ठीक है, पहला वे है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वे है चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड वे है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पहला हेडिंग मेरा यही है, आप लोग डाल लेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, पहले आप डिफिनेशन लिख ले, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, when two neutral body rubbed with together then electron transfer from one body to another body and this phenomenon is known as way of charging by friction. friction definition सुनेंगे, when two neutral body rubbed with together, कहने का मतलब जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो बॉडी चार्ज को प्राप्त कर लिया। जिस घटना को ही हम कहेंगे वे ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपको मालूम होनी चाहिए बाबू कि फ्रिक्शन में बहुत दम होता है। आप सब स्टेन बाजी करते हो, गाड़ी का स्टेन सुला देते हो और रोड पे लहरिया कट मारते रहते हो तो उससे आग निकलता है। बोलो फ्रिक्शन में कितना दम है। बचपन में तुम लोग गलती क्या करता था, किसी बच्चा के माथा को कहता था आओ रगड़ देते हैं, भगवान से भेंट हो जाएगा, ऐसे तुम रगड़ देता था और काला हो जाता। वो भगवान से भेंट होता था नहीं, वो रगड़ने तो उसका स्किन जल जाता था। ये फ्रिक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। आप लोग बचपन में ये भी किए होंगे कि एक मार्कर एक कलम को बाल में कुछ समय के लिए रगड़ देते होंगे, कलम को बाल में एक समय के लिए रगड़ देते होंगे और कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते होंगे तो ये कलम उस कागज के छोटे टुकड़े को अपने तरफ खींच लेता था। इसका रीजन क्या था रे, कि जब ये इस कलम को तुमने बाल में रगड़ा तो इस पे चार्ज आ गया, वही चार्ज उस कागज के छोटे टुकड़े को अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्योंकि चार्ज का प्रॉपर्टीज कहता है चार्ज कैन बी अट्रैक्ट ए लाइटर बॉडी, चार्ज हल्के बॉडी को अपने तरफ क्या कर लेते हैं बाबू, खींच लेते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप समझ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब दो चीज को आपस में रगड़ेंगे तो कौन पॉजिटिव गेन करेगा और कौन निगेटिव गेन करेगा। इस क्वेश्चन को सुनना, आप कॉपी कलम निकाल के लिखने लो, बेटर रहेगा तेरे लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कॉम्ब है, कॉम्ब है, कंघी, कंघी, जब कंघी को हम बाल में करते हैं, ड्राई हेयर, सूखे हुए बाल में हम जब कंघी करते हैं तो किस पे पॉजिटिव होता है और किस पे निगेटिव होता है। तो याद रखना बाबू, जब कंघी हम बाल में करते हैं तो कंघी के पास पॉजिटिव आता है और ड्राई जो कॉम्ब है वो कॉम्ब के पास बाबू निगेटिव आता है और ड्राई हेयर यानी कि सूखा हुआ बाल के पास क्या आ जाता है बाबू, समझ रहे हैं। जब कंघी पे निगेटिव आ गया तो
बाल पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। याद रखेंगे ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है कि एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है ना, उस रॉड को हम एक सिल्क के कपड़ा से रगड़ते हैं। सिल्क का कपड़ा आप लोग देखे होंगे, क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। तो जब सिल्क के क्लॉथ को रगड़ेंगे किसी रॉड से, प्लास्टिक की रॉड होनी चाहिए, ठीक है ना, तो किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिव, इसका तो मैं एक चार्ट भी आप लोग के बना दिया था, ठीक है ना। ऐसा माने ऐसा ये भी क्वेश्चन कहेगा कि एक ग्लास रॉड लेते हैं, देखो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्या लेंगे बाबू, एक ग्लास रॉड लेंगे, ठीक है ना, और एक सिल्क का कपड़ा ले लेंगे, क्या ले लेंगे बाबू, सिल्क क्लॉथ ले लेंगे, और दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे। दोनों को जब आपस में क्या करेंगे बाबू, रगड़ेंगे, तो किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा। देखना बाबू, ग्लास रॉड प्लस को कंटेन करेगा और सिल्क का जो क्लॉथ है, सिल्क का जो कपड़ा है, वो माइनस गेन करेगा। कोई दिक्कत। एक और इस पे क्वेश्चन आता है कि एक फर माने आप लोग जानते हो ना, ऊन होता है, फर माने एक फर ले लेते हैं, ठीक है ना, और फर को हम लोग रगड़ते हैं। किससे हम फर को रगड़ लेंगे बाबू, मान लिया जाए किसी प्लास्टिक का रॉड ले लो या कार्बोनाइट का वायर ले लो, एक हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लास्टिक के रॉड ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों को आपस में रगड़ेंगे, फर को, प्लास्टिक रॉड को। अच्छा, हम उलेन भी यहाँ लिख सकते हैं, उलेन क्लॉथ भी लिख सकते हैं, फॉल ले ले, उलेन क्लॉथ भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ऊन वाला जो कपड़ा आता है, ठीक है ना, ऊन वाला कपड़ा और प्लास्टिक का रॉड, यही मान ले ना, यही मान ले प्लास्टिक का रॉड है, और उनका एक कपड़ा ले लो, स्वेटर वेटर पहनता है ना, उसको आपस में रगड़ेगा ना, तो इसके पास प्लस आएगा और इसके पास, प्लास्टिक का रॉड के पास माइनस आएगा। और नेक्स्ट हमने क्या बोला था बाबू कि हम ड्राई हेयर ले लेते हैं, और यहाँ क्या ले लेते हैं, कॉम्ब ले लेते हैं, ड्राई हेयर और कॉम्ब, कंघी। तो ड्राई हेयर के पास प्लस आ जाएंगे और कंघी के पास क्या आएंगे बाबू, माइनस। यहाँ से हमने ट्रिक बताया था, कैसे याद रखना, किस पे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है। जी से GF गर्लफ्रेंड, याद रहेगा, तो सबको याद रहता होगा आज के समय में। ड्राई, ऐसा याद रखना कि एक लड़का का कोई गर्लफ्रेंड है जो सुखी है, ड्राई माने सूखा, पतली दुबली है, इसलिए उसको ड्राई बोला जा रहा है। GF ड्राई, गर्लफ्रेंड सूखी हुई है, पतली है, तो ये तीनों GF ड्राई, तीनों पे प्लस आएंगे, बाकी ये तीनों पे माइनस आएंगे। तो वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय फिक्शन हम समझ गए होंगे। हम आगे अब आते हैं बाबू सेकंड पॉइंट, वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन, ठीक है ना। तो सेकंड हम लोग बाबू आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो ना, इसी से तुम समझ जाओगे, सी से कंडक्शन और सी से कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मैंने क्या होता है, सटना होता है ना। मान लिया जाए कि हमारे हाथ में जैसा कि देख रहे हो दो मार्कर है, एक ये है और एक इधर से निकला, देखो दो मार्कर है, ठीक है, इसके पास चार्ज है और ये न्यूट्रल है, इसके पास कुछ नहीं है। दोनों को आपस में क्या कर देंगे बच्चों, सटा देंगे। जैसे सटाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा कि नहीं, बताओ तो, कुछ नहीं। इसका जितना चार्ज होगा उसका आधा इस पे आ जाएगा। पढ़े होंगे ना लॉ, आप हीट चैप्टर आप पढ़े होंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आप लोग ऐसे लॉ ऑफ थर्मोमेट्री, लॉ ऑफ थर्मोमेट्री में आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक हीट बॉडी और एक लोअर माने कूल बॉडी को आपस में कांटेक्ट किया जाता है, तो हीट हायर बॉडी टू लोअर बॉडी तब तक ट्रांसफर करता है जब तक कि दोनों पे इक्वल हीट का ट्रांसफर न हो जाए। तो उसी प्रकार बाबू कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी लेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, दोनों को आपस में सटा देंगे, कांटेक्ट में ला देंगे। जैसे सटाएंगे चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज को गेट कर लेगा, जिस घटना को हम लोग कहेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसका डिफिनेशन अब कैसे लिखोगे, तो लिख लेना, हम बोल रहा हूँ व्हेन अ चार्ज बॉडी कॉन्टेक्ट विथ अ न्यूट्रल बॉडी देन some electron transfer from charge body to neutral body. By this way neutral body get charge which is known as charging by conduction। अर्थात जब एक चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को आपस में सटाएंगे तो न्यूट्रल चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा और न्यूट्रल बॉडी चार्ज को गेन कर लेगा, जिस घटना को हम लोग कह देंगे बाबू चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे कि मान लिया जाए बच्चा कि ये एक चार्ज बॉडी है जिसके पास चार्ज है Q और ये एक ऑन चार्ज बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जिसके पास पहले से कोई चार्ज नहीं है, अर्थात इसके पास चार्ज 0 है। एक वायर से बांध देते हैं, जैसे इसको वायर से बांधेंगे बाबू इससे चार्ज इस पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चार्ज तब तक इस पे आएगा जब तक कि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो जाए, अर्थात दोनों पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा, बोलो Q/2, Q/2। एक और न्यूट्रल बॉडी मान लिया जाए यहाँ पे लिया, अब इसको इससे हम सटा देंगे बच्चों, तो बताए पूछो, हम पूछे तुमसे, हम पूछेंगे बताओ इस पे कितना चार्ज आएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, इसका आधा इस पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये था तो ये बट गया, तो इस पे ये भी तो न्यूट्रल है, अब इसके साथ हटाएंगे तो इसका आधा इस पे आएगा, तो q/2 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा, साथ आने के बाद q/4 हो जाएगा, यानी कि अब नया चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे भी q/4 हो जाएगा, इस पे भी q/4 हो जाएगा, ठीक है ना, यदि यहाँ q 0 हो तो ये रहा बाबू चार्जिंग बाय कंडक्शन, समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बाबू हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन हेडिंग हम डाल दिए हैं, इसका मतलब समझ लो, और इस पे तो IIT बहुत क्वेश्चन पूछता है, हम बताए भी थे क्लास में अपने, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है बाबू कि एक चार्ज बॉडी के हेल्प से, एक चार्ज बॉडी के हेल्प से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है बिना किसी कॉन्टेक्ट से, बिना सटाए हुए। यदि एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज को प्राप्त कर लेता है तो उसे हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। नहीं समझा? मान लिया जाए ये चार्ज बॉडी है, इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें क्या था कि चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को आपस में सटाते थे, इसमें सटाना नहीं है, बस ये चार्ज बॉडी है तो इसके करीब ला के इस न्यूट्रल बॉडी को रख देना है। जैसे इस न्यूट्रल बॉडी को इसके करीब रखेंगे इस पे चार्ज आएगा। अब ये थोड़ा सोच रहा होगा सर कि ये कैसे पॉसिबल होता है। आप बताओ, जाड़ा के दिन में आग जलाते हो सेकने के लिए गोढ़ा, तो क्या आग में कूद के आग तापते हो? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता कि हम कूद जाता है, नहीं, कुछ डिस्टेंस पे बैठा रहता है, टेम्परेचर तेरा बॉडी गेन करता है कि नहीं। उसी प्रकार याद रखना, कोई भी चार्ज बॉडी है ना तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा क्यों बोला जाता है, रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट किया जाता है हाई टेंशन वायर से डिस्टेंस बना कर रहे, क्यों कहा जाता है बोलो? क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके करीब जाओगे अपने तरफ खींच लेगा और हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि उससे दूरी बनाए रखें। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है बाबू कि एक चार्ज बॉडी होता है और इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी रख दोगे ना तो इस पे एक नया चार्ज आ जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उस पे नया चार्ज आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो डिफिनेशन हम लोग क्या इसका लिख सकते हैं बाबू कि व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी गेट सम चार्ज बाय द हेल्प ऑफ ए चार्ज बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। समझ गया? जब एक न्यूट्रल बॉडी कुछ चार्ज को प्राप्त कर लेते हैं एक चार्ज बॉडी के हेल्प के द्वारा बिना किसी कॉन्टेक्ट के, तो उस घटना को, उस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे क्या बचवा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यदि डिफिनेशन लिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं डिफिनेशन लिख दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का माने समझ गया कि कोई भी चार्ज बॉडी है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई न्यूट्रल बॉडी को रख देंगे तो उस पे एक नया चार्ज आएगा, और उस नया चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, याद रखना, -q × 1 - 1/k। ये फॉर्मूला याद रखना कि जो न्यूट्रल बॉडी जिसको हम चार्ज बॉडी के करीब रखे हैं उस पर कितना चार्ज आता है, उसका ये फॉर्मूला एकदम याद रखना, -q × 1 - 1/k। हेयर k को कहा जाता है बाबू, हेयर के को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। और याद रखना बाबू किसी भी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट्स होता है, किसी भी कंडक्टर, इनफाइनाइट्स का सिंबल 8 जैसा बनाना है, ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटिव्स होता है, यहाँ पर रख दो इन्फिनिटिव्स का वैल्यू q - q क्या हो जाएगा बाबू 1 - 1/∞। दुनिया के किसी नंबर को इन्फिनिटिव से भाग देने से क्या आता है रे, मालूम है क्या, 0। किसी भी नंबर को इन्फिनिट से भाग देने से वो 0 होगा, तो ये 0 हो गया तो 1 बचा, -q में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -q, अर्थात q डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, -q। तो एक बात क्लियर हो गया कि यदि यहाँ बाबू एक एल्युमिनियम का कंडक्टर है जिसके पास 10 कूलम का चार्ज है, कितना कूलम का है, 10 कूलम, उसके बगल में एक ले आके हम आयरन का प्लेट रख देते हैं, इसका प्लेट आयरन लोहा, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, इसका ठीक अपोजिट, अर्थात यहाँ +10 है तो यहाँ -10,
आप समझ लो ये कितना डेंजरस होता है। इसीलिए बोला जाता है रेलवे स्टेशन पे वो जो डेंजरस वायर होता है इलेक्ट्रिक वायर, उससे दूरी बना कर रहो। क्यों? क्योंकि यदि उससे 200 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो 200 एम्पियर का करंट तेरे बॉडी पे आ जाएगा जब उसके करीब जाओगे तब, और उतना एम्पियर का करंट तेरा बॉडी सह पाएगा? 10 सेकंड के अंदर बॉडी को जला कर रख देगा, इतना ज़्यादा वो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना? ये बहुत खतरनाक है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो आप शायद समझ गए होंगे। दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, फिर से मैं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।